हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री चैप्टर का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसको सॉल्व करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं और देखते हैं अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है, यानी अभिकारक किस रूप में लिखे जाते हैं और प्रतिफल किन रूपों में इनको व्यक्त किया जाता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा संकेत और सूत्र के रूप में। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया जो है किस दिशा की तरफ हो रही है। आपने देखा होगा कि जैसे दो यौगिक हों, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए दो यौगिक है, ठीक है, और ये इस तरह से लिखा है यानी कि अभिक्रिया जो है इस तरफ हुई है। ठीक है, तो यही जो है ये जो तीर चिन्ह है ये आपका ये दर्शाता है कि अभिक्रिया जो है वो किस तरफ हुई है, किस दिशा की तरफ हो रही है। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि क्या समीकरण H2 प्लस Cl2 2HCl, ठीक है, क्या ये संतुलित है। तो ये होगा कि हाँ ये संतुलित है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब देखिए तो यहाँ पे H भी 2 है, Cl भी 2 है और यहाँ पे 2 लगा दिया तो आप देखिए कि सब यहाँ पे 1 है तो 2 गुना 1, 2 एकम 2 हो गया। Cl भी यहाँ पे 1 है तो 2 एकम 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगा दिया तो ये आपका दोनों ओर संतुलित है। ये समीकरण जो है वो संतुलित है। चौथा प्रश्न है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। आप ये जो उत्तर हम आपको बता रहे हैं अगर आप अपने बुक में देखें, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया आपके बुक में दिया हुआ है, वहाँ पे आप देखेंगे तो ये अभिक्रिया जो है इसका परिभाषा डेफिनेशन वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। तो पांचवा हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक जो है वो संयोग करते हैं, ठीक है, संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे आपसे अभिक्रिया का नाम पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया होती है। किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। तो छठा हो जाएगा उभय विस्थापन अभिक्रिया। एक चीज और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ये आपको एक तरह से समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आता है उसी का ये प्रश्न है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरह से प्रश्न देगा और उसमें ऑब्जेक्टिव में यानी कि 4 ऑप्शन देंगे। आप चारों ऑप्शन में से जो सही होगा आपको लगाना होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न का उत्तर सही सही याद करना है, समझ लेना है। एक चीज़ और बता दें कि आप लोग चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा। चैप्टर पढ़ने का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, ये हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको कहीं कोई चीज़ टीचर हो या किसी से भी मतलब बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जहाँ कन्फ्यूज़न होगा, जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा तो आपके टीचर्स हैं, आपके घर में जो भी लोग हैं वो आपको समझा देंगे। लेकिन आप अपने से ये ट्राई करिए कि आप अपना बुक जो है वो कंप्लीटली अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके उसको पढ़ लीजिए। चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ लिया। अब जैसे कि यहीं पे बात करें तो केमिस्ट्री का अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं पे मिल जाएंगे। यानी कि बहुत लोग होते हैं ना कि चैप्टर नहीं पढ़ते हैं या फिर मेन टॉपिक जो है वो आप देख लेते हैं, जैसे नहीं, बोर्ड एग्जाम एक तरह से आप समझ लीजिए कि सिर्फ मेन टॉपिक्स पे ही नहीं, कभी कभी वहाँ से भी प्रश्न उठा के दे देता है जहाँ लोगों का ध्यान नहीं जाता या जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान नहीं देते। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा अगर
ये सारी चीज़ें जो टिप्स है वो फॉलो करें आप। बुक जो है चैप्टर जो भी दिया हो, जिस चैप्टर का प्रश्न उत्तर आपको सॉल्व करना हो, तो उससे पहले आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, समझें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, और उसके बाद प्रश्न उत्तर या जो भी टिक मार्क्स वगैरह देता है आप उस तरह से उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसमें आपको आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 में कह रहा है कि ये जो उभय विस्थापन अभिक्रिया है, इसका उदाहरण आपको सिर्फ समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे है BaCl2, ठीक है। फिर है Na2SO4 से ये जब संयोग करता है, मतलब कि ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो BaSO4 बनता है और 2NaCl बनता है यहाँ पे, ठीक है। 8वां नंबर कह रहा है कि क्या कॉपर आयरन से अधिक मतलब क्रियाशील है। तो यहाँ पे होगा कि नहीं, कॉपर जो है वो आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों को नहीं दिख पाया 7 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो नहीं, कॉपर जो है आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है 9 नंबर हमारा, कि क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। तो इसका उत्तर यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि इसका उत्तर हो जाएगा यस, यानी कि हाँ, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण संयोजन अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया गया है 9 नंबर में कि Fe यानी कि आयरन जो कि सॉलिड है और सल्फर भी सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पे ये मिल करके आयरन सल्फाइड बना रहा है। तो यहाँ से आपका आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ऑक्सीकरण संख्या यहाँ से Fe से जब आयरन सल्फाइड यानी आयरन से जब ये आयरन सल्फाइड में अभिक्रिया हो रही है और आयरन सल्फाइड बन रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीकरण जो है वो यहाँ पे इसका जो संख्या है वो 0 है, ठीक है। यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ पे जो सल्फर है ये यहाँ पे -2 जा रहा है, यानी कि जब इसमें जुड़ रहा है तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण, ठीक है। यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ 0 था और यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ 2 माइनस हो रहा है। तो एक में ऑक्सीकरण हो गया जिसमें 2 प्लस हो रहा है और एक में 2 माइनस हो गया, तो वो हो गया उपचयन सॉरी अपचयन, और एक हो गया उपचयन जिसमें ऑक्सीकरण, और एक हो गया अवकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में क्या हुआ, आपका +2 हो गया और अवकरण में -2 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो संयोजन अभिक्रिया है आपका वो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। फ्रेंड्स 10 नंबर का प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। लेकिन उभय विस्थापन में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर नहीं हो जाएगा कि उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना जो है वो अपघटन अभिक्रिया होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दो उदाहरण दें। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ पे दो उदाहरण, पहला उदाहरण यहाँ पे H2 में जब Cl2 जुड़ता है तो 2HCl बनता है, ठीक है। दूसरा है 6CO2 में जब 6H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जब आपस में संयोग होता है, यानी कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये दोनों जो यहाँ पे आपको उदाहरण दिए गए हैं ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है। H2 प्लस Cl2 2HCl बनाता है, और दूसरा है 6CO2 जो कि 6H2O के साथ मिल करके यानी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ सॉरी जल के साथ मिल करके क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है, यानी कि रेंसिड फूड क्या होता है। तो ये आपने देखा होगा, आपके बुक में दिया हुआ है।
दुर्गंध युक्त भोजन क्या होता है, जब भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तब उससे दुर्गंध आने लगती है, जिसे हम लोग बासी भोजन कहते हैं। भोजन के दुर्गंधित और अप्रिय हो जाने का कारण है कि भोजन में उपस्थित जो वसा होता है, यानी कि जो फैट होता है, वो तेल काफ़ी वसा और तेल जो है काफ़ी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उनसे जो है जिससे उनके गंध और स्वाद जो है वो अप्रिय हो जाते हैं। तो इसी को दुर्गंध युक्त भोजन हम लोग कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताएं। यानी कि जो खाद्य पदार्थ बिल्कुल ताज़ा बना हुआ रहता है उसको हम लोग दुर्गंध से यानी कि खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, उसका कोई एक उपाय बताना है। तो इसका उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सबसे आसान ये हो सकता है, और भी बहुत सारे उपाय आपके बुक में जो है इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन सबसे आसान ये होता है क्योंकि हम सभी के घर में रेफ्रिजरेटर जो है वो अवेलेबल होता है। तो घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख कर भी उसके ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है और जो भोजन है वो हमारा ताज़ा बना रहेगा, यानी कि उसमें दुर्गंध नहीं होगा। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देख। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। यानी कि FeSO4 गर्म करने पर Fe2O3 और SO2 प्लस SO3 यहाँ पे बना रहा है। तो इसको हम लोग संतुलित करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये कौन सा जो है अभिक्रिया कौन सा यौगिक है, कौन सा तत्व है। ठीक है, तो ये आपका फेरस सल्फेट है। ये क्या है? फेरस सल्फेट है। ये आपका फेरिक ऑक्साइड जो है गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। और ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अपघटन अभिक्रिया है। FeSO4 यहाँ पे जो दिया है वो हमने उतार लिया है। अब इसको संतुलित करना है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे इसके आगे 2 लगा देंगे तो 2FeSO4 जो है वो हमारा इन सब के साथ में आपका देखेंगे तो संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? Fe2, तो यहाँ पे Fe आपका 1 यहाँ पे करते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है O3, यहाँ पे भी O3 है और यहाँ पे O जो है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे O जब 4 है और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 3 2 5 और 3 8, और यहाँ पे 4 है और जब हमने 2 लगा दिया तो 4 दूनी 8 हो गया। तो संतुलित हो गया। यहाँ पे S जो है वो आप देखिए यहाँ पे कितना है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा समीकरण जो है वो संतुलित हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 15 समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दें जिसमें दो यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक बनाते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक परस्पर क्या करते हैं? संयोग करके एक एकल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि समीकरण NaOH प्लस HCl जो अभिक्रिया करके NaCl और H2O द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो इस अभिक्रिया का दूसरा नाम हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप जो है हाइड्रोजन यहाँ पे आपका जुड़ रहा है, हाइड्रोजन H2O है। ठीक है, NaCl प्लस H2O, तो यहाँ पे आपका ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है और इसके अलावा हम लोग इसको उभय विस्थापन भी अभिक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि उभय विस्थापन में क्या होता है? उभय विस्थापन में होता है कि दो यौगिक जो है वो अपने आयनों का विनिमय करके एक दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दो नए यौगिक का निर्माण हो भी रहा है, आयनों का विनिमय हुआ है, तो इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये उभय विस्थापन अभिक्रिया भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि अभिक्रिया H2O प्लस F2 बनकर मतलब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके HF प्लस HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो यहाँ जो H2 है ये ऑक्सीकारक है क्योंकि यहीं पे ऑक्सीजन जो है वो है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा 19 नंबर प्रश्न है
जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर यानी कि तांबा के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि तांबा जो होता है वो जिंक की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है, तांबा कैसे क्या होता है? जिंक की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील धातु है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 जो है उसमें आपका कह रहा है पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव जो होता है, तो यहाँ पे आप देखिए आपके बुक में दिया हुआ है पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव जो होता है वो ब्यूटेन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न टॉपिक था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसका उत्तर जानेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।